हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। हम इसको एक कोडिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि आखिर मैं एक एलएलएम को किस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। एंड इसके हम शुरू के बेसिक्स को ही कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर ये एंथ्रोपिक है क्या, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिस तरीके से आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा, अगर किसी को चैट जीपीटी नहीं पता आज भी, तो मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप उसके बारे में जस्ट चैट जीपीटी पर सर्च कर सकते हैं। एंड चैट जीपीटी कोई जस्ट एक सर्च इंजन नहीं है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मॉडल है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये उसके ऊपर ट्रेन किया गया है। अब जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली लाइव इंटरनेट से नहीं आती है, उसको कट ऑफ कर दिया जाता है एंड वो एक पास डेटा के ऊपर हमारे पास ट्रेंड होता है। अब प्लगइन्स के थ्रू हम इसमें लाइव इंफॉर्मेशन को सर्च करवा सकते हैं, बट अगर मैं बेसिक लेवल पर बात करता हूँ तो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, कि इसके अंदर बहुत सारे डेटा को ट्रेन किया गया है एंड एक मॉडल बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर हाई लिखता हूँ तो चैट जीपीटी भी मुझे एक रिप्लाई करता है। उसी तरीके से आज के वीडियो में मैं यूज करने वाला हूँ क्लॉड का। जिसको क्लॉड के बारे में नहीं पता, क्लॉड भी एक सिमिलर मॉडल है चैट जीपीटी के जैसे। बस फर्क इतना है कि चैट जीपीटी को बनाया है ओपन एआई ने, वेयर एस की क्लॉड को बनाया है एंथ्रोपिक ने। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि मैं यहाँ पर एंथ्रोपिक का मॉडल ही क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी का मॉडल क्यों यूज नहीं कर रहा। सिंपल सी चीज़ है, देखो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि मैं यहाँ पर क्लाउड यूज़ करूँ या एंथ्रोपिक यूज़ करूँ। बेसिक्स सबके सिमिलर होते हैं, बस जहाँ पर मेजर फर्क आता है वो आता है सिंटेक्स का। अब ऐसा हो सकता है कि चैट जीपीटी का जो एपीआई सिंटेक्स है, जिस तरीके से एपीआई का जो मैसेज लिखा जा रहा है वो थोड़ा सा अलग तरीके से हो, वेयर इसकी थोड़ा सा अलग तरीके से हो। तो जब आप इसका डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ आ ही जाएगा। बट आज के इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं एंथ्रोपिक कंसोल का। अब ये एंथ्रोपिक कंसोल क्या है, पहले हम इस चीज के बारे में समझेंगे। आपको अगर किसी भी एलएलएम के साथ काम करना है तो आपको उसकी एपीआई की जरूरत है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि ये एपीआई होता क्या है, तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। एपीआई होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जिस तरीके से मैं यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर उबर लेके चलता हूँ या फिर मैं लेके चलता हूँ जोमेटो। अब इन एप्लीकेशंस के अंदर आपको मान के चलो एक मैप्स का फीचर चाहिए। अब अगर मैं ये मैप्स का फीचर खुद बनाने लगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज इन कंपनी का मेजर फोकस तो अपने स्पेसिफिक कोर फंक्शनैलिटीज पे है ना। उबर आपका बेसिकली राइड बुकिंग ऐप है एंड जोमेटो आपका फूड ऑर्डरिंग ऐप है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये लोग मैप्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि दूसरी कंपनीज ने बनाया है। अब दूसरी कंपनीज में यहाँ पर एग्जांपल लेके चलता हूँ गूगल का। तो उबर और जोमेटो यहाँ पर किसका एपीआई यूज करते हैं, वो गूगल मैप्स का एपीआई यूज करते हैं ताकि वो उसकी फंक्शनैलिटी को अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सके। सिमिलरली अगर मुझे चैट जीपीटी जैसी फंक्शनैलिटी चाहिए या फिर अगर मुझे क्लॉड जैसी फंक्शनैलिटी चाहिए, तो मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, मैं इनके रिस्पेक्टिव एपीआईज का इस्तेमाल करूंगा। तो अगर मुझे एंथ्रोपिक, या आप बोल सकते हो कि अगर मुझे क्लॉड का एपीआई चाहिए, तो मैं क्या सर्च करूंगा गूगल पर, मैं वहां पर सर्च करूंगा एंथ्रोपिक कंसोल। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करूंगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक एपीआई की ज़रूरत है। अब ये एपीआई की क्या होती है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो एपीआई की आप ये सोच सकते हो, इट्स लाइक आप समझ लो पासवर्ड। अब आपको होगी ये पासवर्ड, पासवर्ड कैसे है ये। अगर मुझे एक सर्विस का यूज करना है तो मुझे उसमें अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं एंथ्रोपिक या अगर मैं ओपन एआई के सिस्टम को हमारे सिस्टम के अंदर क्लाइंट के साथ कनेक्ट भी कर लूँ, तो मुझे एपीआई की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी मदद से मैं उसके एपीआई के साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा एंथ्रोपिक का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बेसिक एपीआई की को जनरेट करूंगा एंड ये जो एपीआई की है ये जस्ट टेम्परेरी होगी, बिकॉज अगर आपकी कभी एपीआई की लीक हो गई तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। बिकॉज एपीआई हम जितना यूज करती हैं उसका बिल भी जनरेट होता है।
तो अब ये एपीआई की मैं यहाँ पर लूँगा कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे सबसे पहले जाना है गेट एपीआई कीज में। गेट एपीआई कीज में जाने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है क्रिएट की। अब क्रिएट की लिखने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे अपनी की को एक नाम देना है। अब अगर मुझे इस की को एक नाम देना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेम्पोरेरी, बिकॉज मैं यहाँ पे जस्ट ये कुछ टाइम के लिए की बना रहा हूँ एंड इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। सो अभी मैंने यहाँ पर इसको की का मैंने एक नाम सेट कर दिया है एंड मैं इसको ऐड करता हूँ। सो ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पर मेरी की अवेलेबल हो चुकी है। तो अब मैं इस की को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। अब इस की को करंटली मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा। सेव करने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मैंने इस की को सेव कर लिया है। मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ कि आपकी एपीआई की कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए। तो अगर एपीआई की लीक ना हो तो इस वजह से आप कभी भी एपीआई की को हार्ड कोड नहीं करोगे। आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर एपीआई की को स्टोर डायरेक्टली नहीं करोगे। अब एपीआई की तो यहाँ से जनरेट हो गई। नाउ द थिंग इज कि अब मैं इसको यूज़ किस तरीके से करूँगा। अब इसको यूज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम इसके अंदर एपीआई से क्या क्या करवाने वाले हैं। तो एपीआई की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगा, एक होगा क्लाइंट। अब ये क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट होता है आपका कंप्यूटर या आपका स्मार्टफोन या आपका डिवाइस जिसके ऊपर आप एक सिस्टम को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं मान के चल सकता हूँ कि मेरे पास एक पीसी है। अब क्लाइंट के साथ साथ ये क्लाइंट किससे कांटेक्ट करेगा, मतलब अगर मुझे कोई भी रिक्वेस्ट भेजनी है, अगर मुझे कोई भी चीज़ एंथ्रोपिक को बतानी है तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा एंथ्रोपिक के सर्वर पर। तो मैं यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एंथ्रोपिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिमिलरली आप ओपन एआई भी कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी के सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सर्वर को कांटेक्ट करूंगा। अब इसके अंदर चीज़ें कैसे काम करेंगी, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट होगी जो कि मेरा क्लाइंट मेरे सर्वर को भेजेगा, करेक्ट। एंड सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजेगा। कहाँ पे रिस्पॉन्स भेजेगा, वो अपने सिस्टम से मेरे क्लाइंट की तरफ रिस्पॉन्स भेजेगा। बिकॉज हमें इस टू वे आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि आखिर ये एपीआई आपस में काम कैसे करती है। तो अब एक बार हम इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे। क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट बेसिकली एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा या आप बोल सकते हो कि एक मैसेज भेजेगा, ओके। एंड जो मेरा सर्वर है वो डेटा को क्लाइंट की तरफ थ्रो कर देगा, क्लियर। उसको जो भी प्रोसेसिंग करनी है ना, एलएलएम का जितना भी काम हो रहा है वो सब एंथ्रोपिक या ओपन एआई अपने ही सर्वर्स पर कर रहे हैं, मुझे अपने सिस्टम पर करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ना इसका चैप्टर 1 समझेंगे। अब चैप्टर 1 में हम क्या समझने वाले हैं, हम ये चीज समझेंगे कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ना किसी भी कंपनी का एसडीके अपने सिस्टम में डालना है। मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी कंपनी का एसडीके अपने सिस्टम में डालना है। अब ये एसडीके क्या होता है, सो एसडीके इज लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। एसडीके क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो मैं अभी जिस लैंग्वेज में कोड करने वाला हूं वो है पाइथन। एआई से रिलेटेड हर एक एलएलएम के पास पाइथन का सपोर्ट तो अवेलेबल ही है, बिकॉज नेटिवली पाइथन का जितना भी काम होता है, सॉरी नेटिवली जितना भी काम एआई का होता है लोग पाइथन में ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या इस इंस्टॉल करूँगा अपने सिस्टम में, मैं इंस्टॉल करूँगा एंथ्रोपिक का एसडीके। सिमिलरली जब आप चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आप ओपन एआई के एसडीके को इंस्टॉल करेंगे। सो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने सिस्टम में वीएस कोड को ओपन करने वाला हूँ। सो वीएस कोड को ओपन करने के बाद मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं एक फोल्डर पर जाऊँगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक एप्लीकेशन के ऊपर मैं काम कर रहा था जिसको आपने अभी देखा ही है, जहाँ पर मुझे एंथ्रोपिक के नोट्स दिखाई दे रहे थे। मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड मैं एक टर्मिनल को इनिशिएट करता हूँ। टर्मिनल में मैं यहाँ पर क्या चीज़ लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा पिप
स्पेस, पिप के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, इंस्टॉल। अब मैं यहाँ पर किस चीज़ को इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ एंथ्रोपिक नाम के पैकेज को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंथ्रोपिक। सो इतना लिखते ही मेरे सिस्टम में ये चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी, तो यहाँ पर इसने रिक्वायरमेंट को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड कर दिया है। बट आपके केस में क्या होगा कि आपके केस में एक लाइब्रेरी डाउनलोड होगी एंड वो सेटअप होगी पिप की मदद से। पिप अगर आपको नहीं पता तो पिप बेसिकली पाइथन का एक पैकेज मैनेजर है। ओके, तो अभी मुझे इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा रन करना होगा, जो कि अभी मैं चला रहा था। सो हम क्लाइंट पर वापस जाएंगे एंड यहाँ पर हम अभी रन करेंगे स्ट्रीमलेट रन app.py। ओके, तो यहाँ पर हम अपने नोट्स वापस देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा टास्क क्या था कि मैंने पिप को मैंने एंथ्रोपिक एसडीके को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट है कि मुझे एपीआई की ज़रूरत थी। एपीआई की मैंने एंथ्रोपिक के कंसोल में जाके मैंने एक नई एपीआई की ऑलरेडी अभी क्रिएट कर ली थी एंड उस एपीआई की को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब आपको मैं वापस रिमाइंड कर पा रहा हूँ कि आपको कभी भी अपनी एपीआई की किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है, नहीं तो वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एपीआई की भी प्रोक्योर कर लिया है। उसके बाद ये कहता है मॉडल नेम। अब आपके माइंड में आ सकता है कि मानव ये मॉडल नेम क्या चीज़ है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये मॉडल नेम क्या चीज़ है तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सो जब भी मैं LLMs की बात करता हूँ ना, तो LLMs के अंदर बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। अगर मैं ओपन सोर्स की बात करता हूँ तो मेरे पास लामा का मॉडल है। अगर मैं प्रोप्राइटरी मॉडल्स की बात करता हूँ तो मेरे पास जैसे हम बोलते हैं चैट जीपीटी है, या चैट जीपीटी के अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ तो चैट जीपीटी के अलग अलग वर्जन्स थे, जिसमें मेरे पास क्या था, जैसे करंट वर्जन चल रहा है 4o या O1। या अगर मैं एंथ्रोपिक की बात करता हूँ तो एंथ्रोपिक के अंदर भी मेरे पास टोटल 3 मॉडल्स हैं जो अवेलेबल हैं। जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो है 3.5 सोनेट, एंड अगर मैं उसके अलावा बात करूँ तो मेरे पास 3 ओपस अवेलेबल है एंड उसके अलावा मेरे पास 3 हाइको अवेलेबल है। तो अब आपके माइंड में आ सकता है यार मेरे पास तो बहुत सारे LLMs अवेलेबल हैं, मेरे पास बहुत सारे LLM के मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो मैं किस LLM मॉडल का इस्तेमाल करूं। तो अगर आपको ये चीज़ समझना है तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जो मेरा LLM है वो एक्चुअली किस काम के लिए बनाया गया है। देखो हर LLM के ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इस वीडियो में मैं एंथ्रोपिक के मॉडल्स के बारे में बात करूंगा। देखो सिंपल सीधी बात है, अगर मुझे कोई भी बेसिक टास्क करने हैं तो मैं इस्तेमाल करूंगा हाइको का। हाइको विल बी यूज फॉर बेसिक टास्क्स। अगर मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क करने हैं जिसमें मुझे सबसे बेस्ट मॉडल चाहिए, बट इससे क्या है कि मुझे ना प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें चाहे जितना भी पैसा लग जाए, बस मेरा काम होना चाहिए सबसे बेस्ट, तो मैं उसमें क्या इस्तेमाल करूंगा, ओपस का, जो कि क्या है कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बना हुआ है। एंड इसके बाद मेरे पास जो मॉडल आता है वो आता है सोनेट। अब ये जो सोनेट है मैं आपको बता देता हूँ, सोनेट के इस वक्त करेंटली मार्केट में 3 वर्जन अवेलेबल हैं, 3 सोनेट, 3.5 सोनेट एंड 3.5 सोनेट का ही एक और वेरिएंट भी अवेलेबल है। हम यहाँ पर लेके चलेंगे 3.5 सोनेट को। सो 3.5 सोनेट एक मिड टीयर मॉडल है। अगर मैं मिड टीयर मॉडल की बात करता हूँ तो इसमें क्या है, जो मेरा प्राइस है वो भी अफोर्डेबल है। मैं इसको आसानी से मैं इसमें कम से कम पैसा लगा के मैं इसमें एक बेटर आउटपुट ले सकता हूँ। वेयर एज की अगर मैं बात करता हूँ ओपस के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा प्राइसी मॉडल है। इसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई रहता है। एंड अगर मुझे बेसिक टास्क ही करनी है तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो लो प्राइस रहता है एज कम्पेयर टू मेरे बाकी दोनों मॉडल्स में। तो अगर आपको मॉडल्स के बारे में पता चल गया कि मुझे कौन सा मॉडल कौन से टास्क के लिए चाहिए, तो अब हम चलेंगे इसकी एपीआई की तरफ। अब हम ये समझेंगे क्या क्या इसका एपीआई स्ट्रक्चर्ड किस तरीके से है। तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एपीआई की के बारे में समझ लिया, मैंने मॉडल नेम के बारे में समझ लिया। मैं एपीआई की और मॉडल नेम को स्टोर भी करूँगा कि आखिर मैं कौन सा मॉडल यूज़ करने वाला हूँ।
तो इसके अंदर हमें यहाँ पर अभी मैसेजेस एपीआई के बारे में दिखाई दे रहा है। अब ये मैसेजेस एपीआई के बारे में अगर आपको ये नहीं पता कि मैसेजेस एपीआई में हो क्या रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम एक बार कंसोल पर चलते हैं। कंसोल के अंदर आपको यहाँ पर वर्क बेंच दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं इस वर्क बेंच पर जाता हूँ तो इट्स लाइक अ प्ले ग्राउंड। अगर मुझे किसी भी प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पर ट्राई करना है, मुझे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स को ट्राई करना है, मुझे ये देखना है कि अगर मैं एक एक्स चीज़ को सर्वर पे भेजता हूँ तो सर्वर से क्या रिप्लाई आता है, मैं ये सब यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ। करंट केस में मैं पहले अभी एपीआई के स्ट्रक्चर को समझूंगा। तो एपीआई के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं मॉडल सेटिंग्स यूज़ करता हूँ। अभी के लिए मैं क्लाउड 3.5 सोनेट का इस्तेमाल करूंगा एंड मैंने ये 3.5 सोनेट को यहाँ पर चूज कर लिया है। उसके अलावा आप यहाँ पर दो पैरामीटर्स देख पा रहे हो। अब ये पैरामीटर्स क्या हैं जिसको आप स्लाइडर से देख सकते हो। पहला तो है मेरे पास टेम्परेचर, दूसरा है मेरे पास मैक्स टोकन्स टू सैंपल। अब आपके माइंड में आ सकता है कि आखिर ये टेम्परेचर या मैक्स टोकन्स टू सैंपल है क्या। तो इसके बारे में आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। अब इसको समझने के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर वापस जाएंगे। तो अब ये टेम्परेचर क्या होता है इसको हम समझते हैं। अब होता क्या है कि ना, अब मेरे पास ये जो मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स मुझे बहुत सारे तरीके के आंसर दे सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा आंसर है वहां पर मुझे प्रिसीजन की ज़रूरत हो, मतलब जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल प्रिसाइज आना चाहिए। दूसरी चीज हो सकती है कि जो मेरा आंसर है वो ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। अब टेम्परेचर अलग अलग एलएलएम्स के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो आपका 0.7 रहता है। अगर आपको प्रिसीजन की तरफ जाना है तो आपको टेम्परेचर को लोअर रखना पड़ेगा। आप जितना टेम्परेचर को कम करोगे उतना जो आपके रिजल्ट्स है वो प्रिसाइज आएंगे। वेयरएज अगर आपको जो रिजल्ट्स है वो क्रिएटिव चाहिए, तो क्रिएटिविटी के केस में मैं क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर को हाई रखूंगा। तो जब यहाँ पर अगर मुझे क्रिएटिविटी की ज़रूरत थी तो मैं टेम्परेचर को क्या रखूंगा, मैं टेम्परेचर को हाई रखूंगा। सो जनरली जो टेम्परेचर रिवॉल्व करता है वो 0.1 से मेरे 1 की रेंज में रहता है। अब कुछ कुछ एलएलएम्स 1 से अबव भी सपोर्ट करते हैं, बट मेजर जो केसेस हैं हमारे पास 0.1 से 1 की तरफ रहता है। अब टेम्परेचर हमें समझ आ गया। टेम्परेचर के अलावा जो सेकंड चीज थी वो था मैक्स टोकन्स टू सैंपल। अब जो मैं एपीआई यूज कर रहा हूं इसके अंदर मेरे पास 8192 मैक्सिमम टोकन्स है। आपके केस में आपके पास 4000 टोकन्स भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। बट आपके माइंड में आ सकता है कि ये मैक्स टोकन्स टू सैंपल क्या है, इसको भी हम समझते हैं। सो जब मैं बात करता हूँ ना मैक्स टोकन्स, सो मैक्स टोकन्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मेरा क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेज रहा था सर्वर को, वो हो सकता है वो भेज रहा हो 1000 टोकन्स की, एंड सिमिलरली मेरा जो सर्वर है वो उनको रिप्लाई कर रहा है 1000 टोकन्स में। तो आप कहोगे अभी तक आपने इसका मतलब तो नहीं बताया। तो अभी के लिए सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लो कि ना, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ही इज अ बॉय, अब जनरली क्या है, ये तो बहुत कम टोकन्स लेती हैं। बट अगर ऐसा हो कि मैं एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख रहा हूँ एंड उसमें मैं कुछ भी लिखे जा रहा हूँ, एंड जो मेरा इतना डेटा है, इतना डेटा मेरा लेता है, मान के चलो 100 टोकन्स। यहाँ पर अभी हम जस्ट लेट कर रहे हैं, दे आर नॉट द फाइनल वैल्यूज। और मैंने अपने सिस्टम में लिख रखा है कि मेरा सिस्टम ओनली 100 टोकन्स यूज करेगा। तो ही इज अ बॉय के बाद वाला जितना भी डेटा है ना, ये डेटा आपको कभी दिखाई ही नहीं देगा, बिकॉज ये डेटा कभी जनरेट ही नहीं होगा। ओके, सो अभी हम बात कर रहे थे मैक्स टोकन्स टू सैंपल के बारे में। अब ये मैक्स टोकन्स टू सैंपल का मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया था, मैं आपको इसका एक और रेफरेंस भी देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ना जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। अब जो वो लार्ज कंटेंट है वो मैं मान लेता हूँ कि वो ये पूरा का पूरा पेज है, एंड मेरे पास एक और भी पेज है,
अब ये जो 2 पेजेस का कंटेंट है ना, एक पेज मेरा कंज्यूम करता है, मान के चलते हैं 2000 टोकन्स, एंड सेकंड पेज में मेरा कंज्यूम करता है 2000 टोकन्स। तो अगर मुझे इन 2000 प्लस 2000 टोकन्स का पूरा डेटा अपने विंडो में डालना है, या अगर मुझे अपने मैसेज में डालना है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है, या फिर वो जो मेरे पास एरिया है ना, उसके अंदर मैं कितने टोकन्स को सैंपल कर सकूं, उसके अंदर मेरे पास मैक्सिमम टोकन्स 4000 या फिर 4000 से ज़्यादा होने चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे मॉडल से आउटपुट चाहिए, एंड आउटपुट के केस के अंदर भी जो मेरा आउटपुट है वो एटलीस्ट इन 2 पेजेस जितना ही आ रहा है, एंड अगर मुझे इतना ही आउटपुट चाहिए तो जो मेरे मैक्सिमम टोकन्स हैं वो भी 4000 या 4000 से ज़्यादा होने चाहिए। अब आप बोल सकते हो कि नहीं मानव, मुझे इतना ज़्यादा बड़ा आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट छोटा ही चाहिए। तो आपके केस में जो आपका जो मैक्स टोकन्स टू सैंपल है ना, आप उसको कम भी कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। बट जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास रिट्रीव होगी मॉडल से। तो यही मेजर चीज़ थी कि आखिर मैक्स टोकन्स टू सैंपल होता क्या है। अब हमें मैक्स टोकन्स टू सैंपल भी समझ आ गया। अब हमें ये बात समझनी है कि आखिर इसका ये पूरा का पूरा सिंटेक्स काम कैसे कर रहा है। तो मैं यहाँ पर पाइथन का यूज़ करूँगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसके कोड पर जाऊँगा एंड मैं इसके कोड को कॉपी कर लूँगा। सो कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके कोड को एनालाइज करूँगा सबसे पहले कि आखिर इसका ये कोड का सिंटेक्स है वो आखिर है कैसा। तो अब मैं यहाँ पर इसके कोड के सिंटेक्स को कॉपी करूँगा। ओके, सो जब मैं इसके कोड के सिंटेक्स को कॉपी करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे जो प्रोग्राम होगा, मुझे उसके प्रोग्राम के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, मुझे सबसे पहली चीज़ मेरे प्रोग्राम के अंदर जो करनी है वो है कि मुझे अपने एंथ्रोपिक जिस एसडीके को मैंने इंस्टॉल किया था, जिस लाइब्रेरी को मैं यूज़ में अगर मुझे इस लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो मुझे एंथ्रोपिक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पर मैं क्लाइंट क्रिएट करूँगा, एंड क्लाइंट क्रिएट करने के बाद मैं सबसे पहली चीज़ जो मैं वैलिडेट करवाऊँगा वो होगी मेरी एपीआई की। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल भी बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी एपीआई की वैल्यू को इनपुट कर दूंगा। ओके, अब हम समझेंगे ये मैसेजेस वाले पार्ट को। एक्चुअली ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आखिर ये मैसेजेस वाला पोर्शन है क्या। सो मैसेजेस वाले पोर्शन में आप ये चीज़ देख पा रहे होगे कि इसके सिंटेक्स में क्या बोल रहा है, क्लाइंट मैसेजेस क्रिएट। सो अब ये क्लाइंट मैसेजेस क्रिएट का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि नीचे जो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन डालने वाला हूँ, ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन या उसके नीचे का जो डेटा है, ये डेटा कहाँ पे जाएगा, ये पूरा का पूरा डेटा जाएगा सर्वर पे। और ये पूरा का पूरा डेटा किसके सर्वर पे जाएगा, ये जाएगा क्लॉड के सर्वर पे, या आप बोल सकते हो कि ये डेटा जाएगा एंथ्रोपिक के सर्वर पे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है डॉट क्रिएट। अब इसके ना दो यहाँ पर डॉट क्रिएट के अलावा हम यूज़ कर सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं डॉट क्रिएट ही जिस तरीके से लिखा हुआ है, या मैं यूज़ कर सकता हूँ डॉट स्ट्रीम। अब आपके माइंड में आ सकता है कि आखिर डॉट क्रिएट या डॉट स्ट्रीम है क्या। देखो, करेंगे दोनों सेम ही चीज़, आपके जो मैसेज है वो सर्वर से आपको रिटर्न करवाएंगे। मतलब मान के चलो कि जो डेटा है वो अब मुझे मेरे क्लाइंट को वापस भेजना है। तो यहाँ पर जो मैं मैकेनिज्म यूज़ कर रहा हूँ, या तो मैं क्रिएट यूज़ करूँगा या मैं स्ट्रीम यूज़ करूँगा। तो जब मैं डॉट क्रिएट यूज़ करता हूँ उस केस में क्या होता है, और डॉट स्ट्रीम यूज़ करता हूँ उस केस में क्या होता है, मैं आपको वो बात समझाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरा कैनवस है जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा था, एंड अगर मैं इसमें एक टाइपिंग इफेक्ट देखना चाहता हूँ। सो अब ये टाइपिंग इफेक्ट क्या है, सो मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लेके चलूँ क्लॉड का ही, सो जस्ट मैं लिखूंगा हे एंड मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि ना यहाँ पर जस्ट एक टाइपिंग इफेक्ट आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं चैट जीपीटी में लिखूंगा हे, एंड अभी आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर एक टाइपिंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो मेरे पास डेटा है वो लाइव स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को स्ट्रीम कर रहे हैं। सो स्ट्रीम का मीनिंग क्या है कि डेटा को मैं लाइव प्रोड्यूस होते हुए देख पा रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि आखिर फिर इस क्रिएट के अंदर क्या होता है जो हम यूज करेंगे। सो क्रिएट के केस में क्या होता है कि जब सर्वर ने पूरे के पूरे डेटा को प्रोड्यूस कर लिया है, वो मुझे डायरेक्टली दिखा देगा। अब इसका क्या मीनिंग है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। स्ट्रीम के केस में क्या हो रहा था कि मुझे टाइपिंग इफेक्ट की एनिमेशन दिखाई देती है, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि डेटा मेरे पास लाइव फॉर्म में आ रहा है। क्रिएट के केस में क्या होगा कि ये पूरा का जो पूरा डेटा है ना, इतना डेटा अगर मैं मान के चलूँ, तो ये जस्ट मुझे एक पॉइंट पे होगा कि एग्जिस्ट नहीं करता, और जैसे ही जो मेरा एलएलएम का मॉडल है वो इसको प्रोसेस करके वो डायरेक्टली डिस्प्ले कर देगा, कोई भी इसमें एनिमेशन नहीं होगी। तो करंटली मैं किसी भी तरीके की एनिमेशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं डेटा को लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा, मैं बस एक मैसेज भेजूंगा अपने सर्वर पे एंड सर्वर से मैसेज को रिट्रीव करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर इस मॉडल के नंबर को स्पेसिफाई करने वाला हूँ। अब आप कहोगे कि मानो आपने तो मेंशन किया था 3 सोनेट, 3.5 सोनेट, ओपस, या इसके अलावा अगर मैं यूज़ करूँ हाइकू, आपने तो बहुत सारे मॉडल्स बताए थे, पर आपको ये नंबर कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आप कंसोल पर जाओगे, कंसोल पर जाने के बाद आप क्या करोगे, आप अपने मॉडल सेटिंग्स में जाओगे। मॉडल सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर अलग अलग अपने मॉडल्स को देख सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 3.5 सोनेट की ज़रूरत नहीं है, मैं 3 ओपस को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 ओपस पर क्लिक करूँगा। 3 ओपस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मेरा मॉडल सेलेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर गेट कोड पर जाऊँगा। सो गेट कोड पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे ये मेरा मॉडल कार्ड दिखाई दे गया है। सो मैं इस मॉडल कार्ड को यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ एंड मैं अपनी वाली, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3.5 सोनेट, मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। सो रिप्लेस करके मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्लोड 3 ओपस एंड देन मैं उसका नंबर लिख दूंगा आगे। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मैक्स टोकन्स टू सैंपल। अब ऐसा हो सकता है कि आपके अकाउंट पे 8192 की जगह 4000 मैक्सिमम टोकन्स हो, तो आप जितने भी मैक्सिमम टोकन्स को यूज करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। सो अगर मैं जैसे कंसोल के अंदर जाता हूँ एंड कंसोल में अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा गेट कोड पर नहीं, मॉडल सेटिंग्स में, तो ओपस के केस में आप देख सकते हो कि मेरे मैक्स टोकन्स टू सैंपल कितने हैं, 4096। वेयर एस की सोनेट के अंदर मेरे पास कितने थे, 8192। तो आप जो भी मॉडल इस्तेमाल करें, आपको उसके अगेंस्ट उसके मैक्सिमम टोकन्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो, आपको वो भी ध्यान में रखने होंगे। सो यहाँ पर क्लोर 3 ओपस के केस में कितने यूज कर पा रहा था, अराउंड 4000 टोकन्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैक्स टोकन्स टू सैंपल, अगर मैं ओपस यूज करता तो मैं क्या रखता, मैं यूज करता 4000। अब यहाँ पर आपको थर्ड चीज क्या दिखाई दे रही है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर टेम्परेचर 1 ही रखूँ। मैं चाहूँ तो मैं इस टेम्परेचर को 1 से रिप्लेस करने के बाद मैं क्लोड वाले केस में अगर मुझे आंसर बिल्कुल ही प्रिसाइज चाहिए तो मैं इसको 0.1 भी कर सकता था, 0.2, 0.3, 0.4, एंड मैं इसको बढ़ा के 0.1 से लेके 1 तक की रेंज में ला सकता हूँ, डिपेंडिंग कि मुझे आंसर ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए या फिर आंसर मुझे ज़्यादा क्रिएटिव चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास सिस्टम। अब आप कहोगे कि मानो ये सिस्टम क्या चीज़ है, बिकॉज अभी तक मैंने आपको सिस्टम के बारे में नहीं बताया। सो सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट में जनरली क्या होता है, पहले हम उस चीज़ को समझते हैं। तो एलएलएम्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप एलएलएम्स को ना एक तरीके की आइडेंटिटी दे सकते हो। आप एलएलएम्स को क्या कर सकते हो, मैं एलएलएम्स को एक तरीके की आइडेंटिटी दे सकता हूँ। सो सिस्टम इज लाइक, आप समझ के चलो यहाँ पर आइडेंटिटी है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि मेरा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसके जो मेरे पास आउटपुट है वो किस तरीके से बिहेव करे, वो बिहेव करे टीचर के जैसे, वो बिहेव करे एक थेरेपिस्ट के जैसे, या फिर वो बिहेव करे एक मान के चल सकते एक बिजनेस एनालिस्ट के जैसे, तो मैं यहाँ पर इसको उसके बारे में डेटा बताता जाऊँगा।
सो मैं डेटा किस तरीके से बताऊंगा, मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। सो सिस्टम के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको ना कोटेशन के अंदर मैंने जस्ट टेस्ट लिख रखा है। तो मैं यहाँ पर एडमिन कंसोल में जाके ना मैं जैसे इसको लिखता हूँ कि यू आर अ बिजनेस एनालिस्ट ऑफ अ कंपनी नेम्ड XYZ. I will ask questions or you will tell me a random BA related fact. तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, अभी मैंने इसको यहाँ पर एक आइडेंटिटी दी है। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब जो मेरा यूज़र है, यूज़र के केस में बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ना यहाँ पर अभी मैं वो डेटा लिखूंगा जो कि मैं क्लाउड को प्रॉम्प्ट देना चाहता हूँ। सो करेंटली मैं क्लाउड को एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि हाय हु आर यू। अब आपके माइंड में आ सकता है कि मानो आपने यहाँ पर चेंजेस तो किए हैं, पर ये चेंजेस रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे। तो अगर मैं गेट कोड में जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरा सिस्टम नाम वाला एरिया था ना, वहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आ चुका है। सिस्टम, यू आर अ बिजनेस एनालिस्ट ऑफ अ कंपनी नेम्ड XYZ, आई विल आस्क क्वेश्चंस और यू विल लेट मी नो अ रैंडम बी रिलेटेड फैक्ट। तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर मैं उसको एक आइडेंटिटी दे सकता हूँ। बट प्रॉम्प्टिंग हम आगे चल के कुछ चैप्टर्स में समझेंगे कि आखिर ये प्रॉम्प्टिंग किस तरीके से काम करती है। अब मैसेजेस के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, हाय हु आर यू। ये बेसिकली वो पोर्शन है या वो प्रॉम्प्ट है जो मैंने क्लाउड को दिया है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, तो क्लाउड ने अगर कोई भी यूजर यहाँ पे ये चीज लिखेगा तो क्लाउड उसको एक सिमिलर रिस्पॉन्स ही देगा। क्लाउड यहाँ पर उसको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, हेलो आई एम एन AI असिस्टिंग प्लेइंग द रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट फॉर XYZ कंपनी। एंड देन वो उसके बारे में कुछ डेटा दे रहा है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि वो उसकी किस तरीके से मदद कर सकता है, क्या वो कोई बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड, क्या वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, या फिर वो कोई एक रैंडम फैक्ट जानना चाहता है BA से रिलेटेड। तो यहाँ पर इसी ही तरीके से ये काम करता है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको कॉन्वर्जेशन में ऐड कर सकता हूँ, बट आगे अगर मान के चलो कि मैंने इसको कॉन्वर्जेशन में ऐड कर दिया, मैं इसके अगेंस्ट में मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिखता हूँ कि आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस एंड मैं इसको रन करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि AI ने क्या किया या LLM ने क्या किया कि मुझे एक रैंडम फैक्ट दे दिया, वो भी बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ आई कि मैं जो भी चीज़ अपने API के जो सिंटेक्स में चेंजेस करता हूँ, अब मैं उसको कोई भी आइडेंटिटी दे सकता हूँ। किस तरीके से मैं आइडेंटिटी दे सकता हूँ उसको, सिस्टम प्रॉम्प्ट देके। एंड अगर मुझे उसको कोई भी प्रॉम्प्ट देके अगर मुझे उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं उसको टेक्सचुअल फॉर्म में मैं उससे क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूँ। तो अब हम वापस चलेंगे यहीं पर हमारे नोट्स के हिसाब से हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमने सबसे पहले एंथ्रोपिक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। हमने यहाँ पर क्लाइंट को इनिशिएट किया। इनिशिएट करने के बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर API की को वेरीफाई करवा रहे हैं, वैलिडेट करवा रहे हैं कि हाँ मैं इस एंथ्रोपिक API को यूज़ कर पाऊँ। उसको यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना मॉडल चूज़ कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम टोकन्स को चूज़ कर सकता हूँ, मैं टेम्परेचर चूज़ कर सकता हूँ। एंड जो मेरा सिस्टम प्रॉम्प्टिंग है वो ऑप्शनल है। अगर मुझे कोई सिस्टम को बिहेवियर देना है तो मैं यहाँ पर सिस्टम प्रॉम्प्टिंग करूँगा, अदरवाइज मैं उसको नहीं करूँगा, जिस तरीके से आपने यहाँ पर अभी देखा। अब यहाँ पर क्या कहता है कि रिटर्न यहाँ पे लिखता है मैसेज डॉट कॉन्टेंट एंड टेक्सचुअल फॉर्म में क्या करेगा कि जो भी LLM प्रोसेस करके डेटा मुझे आउटपुट देगा वो मुझे यहाँ पर दिखा देगा। सो एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हेलो क्लॉड, तो मेरे पास क्लॉड का रिस्पॉन्स आ जाता। अब क्लॉड का रिस्पॉन्स लेने के लिए मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ता है, वो मुझे यूज़ करना पड़ता है गेट कंप्लीशन हेल्पर फंक्शन। अब इसको किस तरीके से करना है, इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा स्ट्रीमलेट का। अब ये स्ट्रीमलेट क्या है, अगर आपको ये नहीं पता स्ट्रीमलेट क्या है तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। स्ट्रीमलेट एक पाइथन बेस्ड लाइब्रेरी है। मैं आपको यहाँ पर सर्च भी करके दिखा देता हूँ।
अगर मैं यहाँ पर स्ट्रीमलेट लिखता हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक पाइथन बेस्ड लाइब्रेरी है जहाँ पर मैं जस्ट ना एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स के मैं या तो पीओसी बना सकता हूँ, मैं एमवीपीज बना सकता हूँ, इवन कि डेटा रिलेटेड अगर मुझे काम करना है तो मैं बहुत इजीली यहाँ पर एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो आज मैं इसी एपीआई का इस्तेमाल करके मैं स्ट्रीमलेट का एक ऐप बनाऊंगा। सो अभी के लिए मैं पूरे के पूरे ऐप का कोड खुद नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक क्लाइंट का इस्तेमाल करूंगा जो मेरे लिए मुझे कोड लिख के देगा, बट अभी हम सिर्फ इसको समझेंगे। आने वाले चैप्टर्स में हम ये भी समझेंगे कि एक एक कोड के अंदर हम क्या क्या एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं एंड ये सब एक्चुअली में काम कैसे करता है। सो अभी हम चलेंगे हमारे वीएस कोड के ऊपर। सो वीएस कोड के अंदर मैं यहाँ पर क्लाइंट पर जाता हूँ एंड मैं क्लाइंट को यहाँ पर बोलता हूँ कि क्रिएट अ स्ट्रीमलेट चैट ऐप। ओके, एंड क्रिएट अ स्ट्रीमलेट चैट ऐप लिखने के बाद मैं इसको क्या बोलूँगा कि इसको यूज़ करना है एंथ्रोपिक के एपीआई का। सो मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा यूज़ एंथ्रोपिक एपीआई। अब एंथ्रोपिक का जो एपीआई है मैं उसका फॉर्मेट भी दे देता हूँ, फॉर्मेट ऑफ एपीआई। फॉर्मेट ऑफ एपीआई के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कंसोल लेता हूँ एंड मैं इसी का ही मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इस कोड को कॉपी करके मैं यहाँ पर इसमें पेस्ट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ एंड मैं एंटर करता हूँ। सो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एक स्ट्रीमलेट का चैट एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट मेरे लिए सारे के सारे टास्क अपने आप कर सकता है। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्लाइंट किस तरीके से यूज़ करना है तो आप वीएस कोड को डाउनलोड कीजिए। वीएस कोड को डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है एक्सटेंशंस में एंड एक्सटेंशंस में आपको सर्च करना है क्लाइंट। क्लाइंट सर्च करते ही आपके पास ये आ गया क्लाइंट, आपको क्लाइंट पर क्लिक करना है एंड देन आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, आपको सेटिंग्स में जाना है एंड याद है हमने एक एपीआई की जनरेट की थी वीडियो की शुरुआत में, आपको उसी एपीआई की को यहाँ पर पेस्ट करना है, आपको एंथ्रोपिक चूज़ करना है एंड आपको मॉडल चूज़ करना है। अभी हम क्लाइंट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम जस्ट एक चैट एप्लीकेशन को यहाँ पर देखेंगे कि मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। तो क्लाइंट ने मुझे यहाँ पर बोला है कि वो एक रिक्वायरमेंट्स फाइल क्रिएट करना चाहता है, तो यहाँ पर हम उसको रिक्वायरमेंट्स फाइल क्रिएट करने देते हैं। वो रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना चाहता है पैकेज मैनेजर की मदद से, तो हम उसको वो भी करने देंगे। अब ये सब करने के बाद यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये एक एंथ्रोपिक एपीआई की को स्टोर करना चाहता है .env में। अब .env में हम क्यों स्टोर करते हैं, ताकि मेरी एपीआई की का डेटा लीक ना हो। अब लीक ना होने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ एंड इसने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ डेटा लिख दिया है, तो अभी ये गलत फाइल में डेटा लिख रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको रिजेक्ट करता हूँ। अब रिजेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक बार इसको कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि राइट डेटा इन 1.py एंड अब क्या होगा कि अब जो मेरे पास डेटा है ये डेटा 1.py नाम की फाइल के अंदर लिख देगा। तो आप देख सकते हो कि 1.py के अंदर अब ये डेटा मुझे लिख के दे रहा है। मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे .env में वापस जाना है। .env में वापस जाने के बाद मुझे यहाँ पर अपनी एपीआई की को पेस्ट करना है। देखो, अगर आप एपीआई की को पेस्ट नहीं करोगे तो बिना एपीआई की के आपके पास एरर ज़रूर इनिशिएट करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अभी एपीआई की को पेस्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। मैं 1.py में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं नीचे कमांड डालता हूँ स्ट्रीमलेट। ओके, आप नीचे देख सकते हो स्ट्रीमलेट स्पेस रन स्पेस 1.py। फाइल का नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको एंटर करूँगा। एंटर करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, ऑथेंटिकेशन एरर, कि यहाँ पर ना ये जो मेरी एपीआई की है ये उसको इनवैलिड बता रहा है। अब की तो इनवैलिड नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने यहाँ पर 1.py के अंदर डेटा लिखा है उसमें कुछ एरर है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि ये जो मेरी फाइल है ना, इसके अंदर एपीआई की को ये शायद डॉट इन्वायरमेंट से नहीं उठा रहा है। तो अभी मैं इसको वो भी बताऊंगा।
you should pick API from .env, check it, एंड मैं यहाँ पर इसको एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर ये अब चेंजेस कर रहा है। चेंजेस करने के बाद हम चेंजेस को सेव करेंगे। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इसने क्या किया, os.getEnv, इसका मतलब ये अब इन्वायरमेंटल फाइल से की को उठाएगा। तो अब मैं वापस अपने प्रोग्राम में जाऊँगा एंड मैं अपने प्रोग्राम को रीरन करूँगा। रीरन करने के बाद भी एरर आ रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम टोकन्स यहाँ पर कितनी हैं, 8192, और जबकि मेरे केस में तो अलाउड थे। बट अगर मैं यहाँ पर मॉडल को ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर ना मेरे केस में मेरा मॉडल का नेम गलत है। तो मैं यहाँ पर इस नेम को डिलीट करूँगा। मैं अपने कंसोल पर जाऊँगा। कंसोल पर जाने के बाद मैं मॉडल को यहाँ पर चेंज करूँगा। सो मॉडल को चेंज करने के बाद मैं गेट कोड पर जाऊँगा एंड यहाँ से मैं अपने मॉडल कार्ड को कॉपी कर सकता हूँ। मॉडल कार्ड को कॉपी करने के बाद मैं इस मॉडल कार्ड को यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड मैं फाइल को सेव करूँगा एंड देन हम इसको वापस रीरन करेंगे। रीरन करने के बाद यहाँ पर अभी हम एक ब्लैंक एरिया आ रहा है एक बार। ओके, सो अभी हमारे पास एक ब्लैंक एरिया आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि make one.py as a Streamlit chat application एंड मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ, तो अभी ये क्या करेगा, ये इसको एक चैट एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सो लेट्स सी कि यहाँ पर अभी ये क्या करता है। तो ना आप यहाँ पर एक चीज़ देखना कि ये ना एक बेसिक मिस्टेक कर रहा है। बेसिक मिस्टेक यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये ना मेरा जो मॉडल का कार्ड है ये उसको चेंज कर देता है। तो मैं वापस जाऊँगा एंड मैं इस मॉडल के कार्ड को कॉपी करूँगा एंड मैं इसको बताऊँगा कि मॉडल कार्ड शुड रिमेन द सेम एंड मैं यहाँ पर मॉडल कार्ड को पेस्ट कर दूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये चीज़ लिखा एंड मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। सो एंटर करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चेंजेस कर रहा है। इसको पता भी चल गया है कि ये चेंज कहाँ पर करना है। रेड कलर का मतलब है कि इस लाइन को रिमूव करेगा एंड ग्रीन कलर का मतलब है ये इस लाइन को ऐड करेगा। यहाँ पर इसको सेव करूँगा एंड देन मैं इस कमांड को रन करूँगा। सो रन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो चैट विद XYZ बिजनेस एनालिस्ट। इसका मतलब क्या है कि मेरा इंटरफेस मुझे यहाँ पर दिखाई देने लग गया है। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, हाई, एंड मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। सो हाई लिखते ही आप देख सकते हो कि मेरे पास आउटपुट आ गया है, हेलो एज अ बिजनेस एनालिस्ट ऑफ XYZ कंपनी। अब ऐसा मान के चलो कि अगर मैं इसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं जैसे पूछता हूँ कि व्हाट इज अ BRD डॉक्यूमेंट एंड मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एंटर करता हूँ। अब मैं इससे पूछता हूँ कि एक BRD डॉक्यूमेंट आखिर होता क्या है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि मेरे पास जो टाइपिंग इफेक्ट है वो स्ट्रीमिंग वाला नहीं आ रहा है। मेरे पास पूरा का पूरा आंसर एक साथ आता है एंड इसने बिल्कुल अच्छे से आंसर कर दिया है कि एक BRD क्या होता है एंड उसके बारे में इसने मुझे बता दिया है। सो आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, आज के इस वीडियो में हमने एक चैप्टर 0 के बारे में समझा। आज हमने एक बेस लाइन फाउंडेशन रखी जिसमें हमने ये चीज़ समझा कि मैं एक चैट एप्लीकेशन किस तरीके से बना पा रहा हूँ। मैंने API के बारे में समझा कि ये जो API होती है एंथ्रोपिक की वो किस तरीके से काम करती है। मैंने मॉडल्स के बारे में जाना कि LLM मॉडल्स का मैं इस्तेमाल किस तरीके से कर सकता हूँ। इसके बाद वाले चैप्टर्स के अंदर मैं ये समझूंगा कि आखिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड जो इसके बाद वाले चैप्टर्स है वो कुछ इसी फॉर्म में आएंगे। आज हमने एक बेसिक प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर को देखा है, नेक्स्ट हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे एंड फिर हम ऑटोमेटिकली इसके एडवांस टॉपिक पर मूव करते जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।